शामिल हों, सहभागिता अपनी दिखाएँ और बहुत नॉमिनल सी फीस रखी गई है उसकी, ₹300। ₹300 इसलिए क्योंकि हमारी आदत है ₹300 हम खर्च करते हैं और अपने बड़े से स्टार की फ़िल्म को बहुत ब्लॉकबस्टर बना के रख देते हैं। एक नया स्टार आता है, अनजान सा स्टार आता है और आप उसकी फ़िल्में देखते हैं, ₹300 खर्च करते हैं मल्टीप्लेक्स में जाके और उसको एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाते हैं। तो अगर हम ये थोड़े-थोड़े कंट्रीब्यूशन दे के किसी अनजान शख्सियत को एक बहुत बड़ा हस्ती बना सकते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि इतनी छोटी-सी कीमत हम अपने लिए भी चुका सकते हैं कि हम जान सकें। जैसे अभी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे अमरीश झा जी। बहुत प्रभावित हूँ मैं इनसे और बहुत लोग को प्रभावित करते रहते हैं। इसका परिणाम है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो ये सत्संग लगातार चलेगा, जैसे चल रहा है स्वामी जी का इनके प्लेटफ़ॉर्म पे। लेकिन एक पूरा पैकेज एक दिन का आपको अगर अनुभव करना है, तो मैं आप सबका बहुत, बहुत, बहुत स्वागत करता हूँ। 16 अगस्त से ज़ूम पे ही आपको शेयर कर दी जाएगी पूरी जानकारी और ओशोधारा का जो रिसेप्शन है, उस रिसेप्शन से आप और बाकी की जानकारी ले सकते हैं। जल्दी ही आपको पैम्पलेट्स और पोस्टर्स देखने को मिल जाएँगे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और अमरीश झा जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अवसर दिया प्रेम निमंत्रण सद्गुरु का देने का। सद्गुरु कृपा है और हम धन्यवाद, सब धन्यवाद, धन्यवाद सभी मित्रों को। मैं इसके बारे में बाद में भी बात करूँगा। धन्यवाद आलोक जी, आपने हम लोगों को गाइड किया, बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम फ़िल्मों को तो ब्लॉकबस्टर करते हैं, तो इस कार्यक्रम को क्यों ना करें। तो सभी मित्रों का मैं फिर से आज स्वागत करना चाहूँगा। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं जिस महान शख्स ही नहीं, मैं शख्सियत कहना चाहूँगा, इस शख्सियत का आपके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ। वो कोई भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनको सब लोग वसुधारा में तो जानते हैं। हाँ, खासकर जो लोग यूट्यूब में मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो उनके लिए नए होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं छोटा-सा परिचय उनका देना चाहूँगा। विशेष बात तो वो खुद ही अपने मुखारबिंद से कहेंगे। इनका जन्म बिहार में एक शहर है आरा पटना के पास, आरा में एक जगह जगदीशपुर में हुआ और उसके बाद उन्होंने 30 वर्ष तक पढ़ाई-लिखाई करने के बाद ये पेशे से जो है इंजीनियर हैं और 30 वर्षों तक जो है 30 वर्षों से बेंगलोर में रह रहे हैं। उसमें से 20 वर्ष तक भारतीय एयर फोर्स के अंदर उन्होंने एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भूमिका में वहां अपना योगदान दिया, देश की सेवा करते रहे और पिछले 7-8 वर्षों से अब वहां से जब वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिए तो सदगुरु की सेवा कर रहे हैं। देश और दुनिया के अंदर ओशो और ओशोधारा का संदेश आगे पहुंचा रहे हैं, लोगों को ध्यान से जोड़ रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से 10 वर्षों से ये डीएमआईटी और मैरिज काउंसलिंग का काम भी बेंगलोर में कर रहे थे और 30 वर्षों से मैंने पहले ही कहा बेंगलोर में ये रह रहे हैं। अभी फिलहाल हम सब लोग जानते हैं वसुधारा का एक आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान पे रावी नदी के किनारे माधोपुर में है। जो मित्र गए हैं उनको मालूम है कि वो कितना सुंदर, धरती में कहीं स्वर्ग आप कह सकते हैं, तो माधोपुर भी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं तो 2 बार गया हूं माधोपुर। जो लोग नहीं गए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा एक बार आप भी जरूर जाएं। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा ये खुद एक स्पीकर हैं बहुत अच्छे, जिस तरह से मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे तो गार्जियन स्वरूप हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं। मैं खुद इनसे बहुत प्रेरित होता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। और 1981 में ये ओशो से जुड़े और ओशो धारा से 2014 में उनको जोड़ने का मौका मिला। खुद की साधना करने के साथ साथ आज वो सदगुरु के संदेश को पूरे देश और दुनिया में फैला रहे हैं। तो मैं मित्रों चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार वीडियो ऑन करके एक जोरदार ताली के साथ, करतल ध्वनि के साथ हम वेलकम करेंगे आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम जहां रहते हैं, अभी फिलहाल लॉकडाउन में माधोपुर में है, वहां भी इनका आवास है, वहां पे नेटवर्क का बैंडविड्थ कम है, तो वहां से दूर माधोपुर आते हैं और वहां से आज हमारे लिए इन्होंने कष्ट किया और आज समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम, मेरा स्वीकार करें। जी स्वामी जी, मेरी प्यारे आवाज आ मित्रों, रही है? आप हाँ
आ रही है, आ रही है स्वामी जी, बहुत बढ़िया आ रही है। आपकी आवाज बहुत बढ़िया मिल रही है, मेरी कैसी मिल रही है बताइए। आपकी भी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इसके लिए। सबसे पहला चीज मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप ने, जैसे मैं बताया, बिहार में पैदा हुए, बिहार के एक छोटे से जगह में, जगदीशपुर में, कैसा आपका बचपन रहा, कैसे पढ़ाई लिखाई किए, किस तरह से आपके पारिवारिक जो परिवार का माहौल कैसा था, माता पिता क्या करते हैं, जरा उसके ऊपर आप बताएं, किस तरह से आपका प्रारंभिक जीवन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी, और सारे मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले तो मैं इंद्र देवता से प्रार्थना करूंगा कि हमारा नेट ठीक रखें, क्योंकि यहाँ हेवी रेन हो रहा है, और आप जानते हैं कि 2-3 किलोमीटर चल करके मैं भीगते हुए यहाँ आया हूँ स्टूडियो में। तो उम्मीद है कि अच्छा रहेगा प्रोग्राम। आज तक परमात्मा ने सहयोग किया है, सदगुरु ने, परम गुरु ने सहयोग किया है। जैसा कि आपने पूछा कि मेरे बचपन के बारे में स्वामी जी, तो मैं एक किसान का बेटा हूं। जहां पैदा हुआ वो मीरा देहात है। मैं शॉर्ट में थोड़ी उसके बारे में बता दूं। ओशो कहते हैं कि आदमी जब कठिनाइयों में पैदा होता है तभी उसका कुछ विकास होता है। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। उसके बाद हम 2 भाई 2 बहन थे। हमारे चाचा जी अलग रहते थे। उन्होंने, वो नौकरी करते थे कलकत्ता में, वो छोड़ करके हमको, हम लोगों के पालन पोषण के लिए वापस आ गए। उनकी एक बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्य से 1 साल के अंदर उनका भी डेथ हो गया। ओशो एक जगह कहते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां जब आती हैं तो परमात्मा जानबूझ करके पैदा करता है तुम्हारे विकास के लिए, और ये मेरे साथ खूब घटा। आज मैं जो कुछ भी बन पाया, 3 परिस्थितियों के चलते, क्योंकि मैं वाइल्ड फ्लावर की तरह से मैं पैदा हुआ। मेरे ऊपर कोई भी संस्कार कोई नहीं डाल पाया, इसीलिए मैं एक रिबेलियस सोल की तरह से आज भी मैं बड़ा पढ़ा। बाद में पढ़ने में बहुत मैं अच्छा था। 7th स्टैंडर्ड में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला, राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति 1974 में। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में का टॉपर हुआ। उसके बाद मैं आरा जिला स्कूल में दाखिल हुआ, और उसके बाद मैं आरा जैन कॉलेज से मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर मुझे बहुत सपने, तो मुझे आईएएस बनने के थे, लेकिन चूंकि मजबूरी में मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि परिवार को देखना था। लेकिन एयरफोर्स में रह करके भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा। एयरफोर्स ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री दी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद भी मैं, क्योंकि आईएएस के सपने चकनाचूर नहीं हुए थे, इसलिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया पॉलिटिकल साइंस से। जब मैं लखनऊ पोस्टिंग हुआ तो वहां एमए किया मैंने हिस्ट्री से, क्योंकि पहले 60% जो क्वेश्चंस आईएएस में आते थे वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कवर करता था। लेकिन क्योंकि सर्विस भी करना था तो वो तो पूरा नहीं कर पाया। फिर अचानक ओशो को मैं 81 से पढ़ता था, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ रहा था तो उसमें अरिस्टोटल का एक कहा, उन्होंने कल्पना किया है आइडियल स्टेट का, कि यदि आदर्श राज्य होगा तो कैसा होगा। मैं जबलपुर आश्रम में ध्यान किया 3 दिन तक। इतना किया कि अब मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। 11, 12, 13 अप्रैल 1994 मुझे लगा कि ओशो जो कहते हैं वो सिर्फ आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, यह धरातल पर नहीं लाया जा सकता। मैंने 11, 12, 13 तारीख को अपना प्रोग्राम किया। 14 तारीख को मेरा रिजर्वेशन था लखनऊ के लिए। मैंने 14 को कंप्लीट गया ही नहीं कुछ भी करने के लिए। 11 बजे की घटना है। अब तंग आ चुका था, घूमते घूमते आश्रम में जा करके ऊपर बैठ गया मेडिटेशन रूम में। आनंद विजय जी ने करा रहे थे उपासना ध्यान। वो अंतिम शब्द उनके कान में पड़ा और उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब जो तेरी मर्जी। मैं दरवाजे के बगल में बैठ गया। यू विल नॉट बिलीव, आई कम आउट एट 5 o'clock फ्रॉम द मेडिटेशन। मेरी घड़ी टूट गई, मेरे होठ फट गए, इतना रेचन हुआ, इतना रेचन हुआ कि कुछ पता नहीं। उसमें कुछ जहाजी कुछ हुआ जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। उसके बाद मेरा अपसाइड डाउन हो गया। मैं फिर ओशो का होकर के रह गया। अब मुझे किसी चीज, कोई चीज नहीं करता है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाती है। जहां भी रहता हूं, सिर्फ वही जो मुझे मैप मिला, जो रोड मैप मिला कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ईच एंड एवरी मैप आई गॉट इट फ्रॉम देयर, वहां से। उसके बाद मैं फिर रुका नहीं। बीच में मैंने VRS ले लिया इंडियन एयरफोर्स से और कूद पड़ा इधर। और ये छोटी सी हमारे बारे में आध्यात्मिक एज वेल एज संसारिक जीवनी है स्वामी जी। बहुत सुंदर स्वामी जी आपने बताया। कहते हैं संघर्ष से ही जो है, जो उठते हैं ना, वही परमात्मा तक भी पहुंचते हैं। यदि सारी सुख सुविधा जब हो, सब कुछ अनुकूल हो, तो परमात्मा की प्यास कहाँ जगती है। हमने सुना है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो जब हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल चलता है तो हम भगवान को कहाँ मानते हैं। हम तो सोचते हैं जो बस मैं ही स्वयंभू हूँ। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ चैलेंज आते हैं, कुछ परेशानी आती है, तो समझिए तत्काल तो हमें दुख लगता है, लेकिन हमारे सदगुरु कहते हैं इसमें भी तुम्हारा विकास छुपा हुआ है। परमात्मा तभी आपको चैलेंज देता है, परेशानी देता है कि आप परमात्मा के मुखी हो पाए, आत्ममुखी हो पाए और उसकी खोज में लगे। तो 5 साल की उम्र में इनके पिताजी चले गए, लेकिन ये बहुत ही प्रतिभावान थे। ये पूर्व जन्मों का भी संस्कार हो सकता है। सच में मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, आध्यात्मिक जो यात्रा है, आध्यात्मिक जो प्यास है, वो एक जन्म का नहीं होता है, वो कई जन्मों से चला आ रहा होता है। तो वो प्यास इनको जो है नौकरी पहले, क्योंकि संसार में तो हमें जीवन जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमें रोजगार चाहिए, और इनको बहुत अच्छा जॉब मिला, कम उम्र में ये पकड़े। लेकिन इनको आगे बढ़ने की जो प्यास थी, नौकरी करते हुए 2-2 सब्जेक्ट से, इन्होंने तो अपने परिचय में स्वामी जी ने ये बात भेजा भी नहीं कि 2-2 सब्जेक्ट से काम करते हुए MA किए, पॉलिटिकल साइंस से भी और हिस्ट्री से भी। चलिए IAS नहीं बने, शायद IAS बनते ज्यादा तनाव में रहते, ज्यादा दुखी रहते, लेकिन आज परमात्मा की खोज में फिर जब लगे तो आज अपने साथ साथ दूसरों को भी आनंदित कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ओशो को पढ़ना शुरू किया, शिविर में गए, और आप एक एयरफोर्स में जॉब करने वाले थे, एक इंजीनियर थे, साइंटिफिक माइंड के लोग थे। तो वहां से कैसे आप ध्यान को क्या अनुभव में उतार पाए, या किस तरह से आपको लगा कि हाँ ये सही चीज है, इस पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, IAS वगैरह तो छोड़ो, कैसे ये आपको लगा? स्वामी जी, ऐसा है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं जो बिहार के दरिया साहब हैं, मेरा पूरा खानदान, पूरे के पूरे लोग दरिया साहब से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में हम लोग कहते थे साहेब सतनाम, यह एक शब्द था। जब भी वो लोग आते थे घर पे तो उनको हम लोग बोलते हैं साहेब सतनाम, जो आप जानते हैं हमारे कर्मा धाम के बगल में है। और बाबा वहां, उनका कैसे दरिया साहब ने स्वागत किया था, आपने कहानी पढ़ी होगी बड़े बाबा की। तो मैं उसी गुरु के अंदर में था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी उस समय कुछ योग इस तरह के काम करते थे, जैसा कि माँ बताती हैं, जो पीपल के पेड़ के पास पतला सा चड्डी पहन करके और 24 घंटे अपना कुआं था वहीं रहते थे। उस समय मेरा गर्भाधान हुआ था। जैसा कि ओशो
कहते हैं कि कुछ चीजें होती है जो चुनाव करती हैं अपने विकास के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है, मुझे क्योंकि हमारे जीवन की घटना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों का हुआ उसका कुछ इम्पैक्ट था। तो हमारे परिवार में कुछ भी नहीं, 100% हम लोग शाकाहारी हैं बचपन से। इंडियन एयरफोर्स में 20 साल रहा, देन आल्सो आई हैव नॉट टच्ड, कुछ भी मैंने टच नहीं किया, नॉन ड्रिंकर, मतलब 100% रहा और पूरी जिंदगी को मैंने बिताया उस तरह से। फिर ओशो को तो मुझे, जैसा कि आपने बताया कि कुछ पूर्व जन्मों की पूंजी होगी, मैं अट्रैक्ट रहा। 81 से मैंने पढ़ना शुरू किया था उनको, लेकिन वही जो मैंने कहा कि मुझे जब लगता था तो पढ़ता था तो लगता था कि ये फिलॉसफी है, ये धरातल पर उतारा नहीं जा सकता है। लेकिन जब मैं पूना गया, आज भी आप जानते होंगे कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो मिलिट्री है, वहां के लिए पूना कम्यून आज भी बैन है। आप अथॉरिटी के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां बाहर के लोग रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, हमारी सिक्योरिटी लूज होती है। तो हम लोग चुपके पहले जाया करते थे, अब तो थोड़ा जा लेते हैं, पहले हम छुप छुप करके वहां जाया करते थे। इसलिए मैं जाता था, मां नीलम थी उस समय सेक्रेटरी, मैंने उनसे मिला पर्सनल, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप 3 दिन का हमारा शिविर होता है, शिविर अटेंड कर ले, फिर आपकी यात्रा शुरू होगी। फिर मैंने जबलपुर की जो मैंने कहानी बताई आपको, फिर हम जबलपुर गए और वहां से शुरू किया। प्यास तो बहुत गहरी थी, मैं नहीं कह सकता कि कैसे हुआ क्या हुआ, बस हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने 26 साल ओशो के साथ खूब काम किया, जितना हो सकता था पूरी जी जान लगाया। लेकिन अंत में यही कहूंगा, ओशो ने मंदिर बनाया, मैंने कलश बिठाया रे, ध्यान का मौसम आया रे। ओश बाबा जीवन में नहीं आते तो शायद मेरा यह जीवन भी ऐसे ही कुंडलनी डायनेमिक करते करते बीत जाता। क्योंकि जेठ की दोपहरी में ओशो ने तो खूब हल चलाया था, लेकिन मंदिर सूखा था, सुना था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमारे सदगुरु बड़े बाबा ने किया। मैंने ये जिक्र बड़े बाबा से किया था अपने असेंबली के अंदर, उन्होंने बोला सब ओशो की कृपा है, ओशो ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। और सचमुच में जब मैं महाजीवन प्रज्ञा किया, ओशो हमारे स्पिरिट गाइड हैं। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है, संसार को ओशो संभाल लेते हैं और अध्यात्म को बड़े बाबा संभाल लेते हैं। सैया भैले को तवाल तो अब डर काहे का, भोजपुरी में कहते हैं। ठीक है, अब किसकी चिंता, परमात्मा ने मुझे, ओशो ने मुझे, बड़े बाबा ने मुझे इस धरती से आकाश तक पहुंचाया। मैं इस काबिल कहां था, एक किसान का बेटा, और आज परमात्मा ने मुझे कहां पहुंचाया, आज सब कुछ दिया, सब कुछ। इसके लिए बहुत बहुत सद्गुरु को, परम गुरु को और आप सब प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्यवर आपने बताया कि ओशो अब आपके संसार को संभालते हैं और साधना को हमारे सदगुरु संभालते हैं, बड़े बाबा संभालते हैं, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी, जिनको हम लोग प्यार से बड़े बाबा कहते हैं। नए मित्रों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो स्वामी जी मुझे आप ये बताइए कि आपने ओशो की बात तो की, और मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे बीच में बहुत प्यारे प्यारे मित्र हैं। माँ डॉक्टर मंजू जी हैं बिहार से, विक्रमगंज से, सब लोग इतना प्रेम करते बिहार के लोग। स्वामी धीरेन्द्र जी भी, दोनों आदमी आपको सुन रहे हैं। अमित जी यूट्यूब पे लिख रहे हैं, वो भी विक्रमगंज के हैं। तो सोचिए शायद ओशोधारा से हैं कि नहीं वो पता नहीं चल रहा। जीवेश जी जमशेदपुर से हैं। स्वामी सोहम जी जो है हरियाणा से। पूरे देश भर से लोग आपको सुन पा रहे हैं, सब लोग इतने पसंद करते हैं। पंजाब में अभी आप कार्यक्रम करा रहे हैं तो वहां से तो बहुत सारे मित्र हैं ही ऑलरेडी। आचार्यवर, ओशो धारा से फिर जब आप ओशो से जुड़े, डायनामिक और कुंडलिनी आप कर रहे थे, साधना वहां चल रही थी, ओशो को पढ़ रहे थे, तो ओशो धारा में कैसे आए, ये भी दर्शक जानना चाहेंगे, कैसे सदगुरु से जुड़े? सच है तो मैं ओशो धारा का बहुत विरोधी था। मैं यही कहता था कि ये सब नाटक कर रहे हैं लोग, ओशो ने जो कहना था वो कह दिया, अब क्या कहेंगे लोग। लेकिन अचानक एक दिन
आस्था चैनल पर प्रोग्राम आ रहा था। उस प्रोग्राम के दरमियान कुछ स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा हो रही थी। मैंने अपने बेटे को बोला, जब बुक का नाम आया तो बेटी बोला वो बुक मेरे को मंगा दो, आप ऑनलाइन मंगा दो। फिर बाद में जब प्रोग्राम हुआ तो हमने 6 किताब सिलेक्ट की बुक लिस्ट से, 6 का 6 इमीडिएटली विद इन 1 आवर हमने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद 10 दिन तक वो बुक नहीं आई। फिर मैंने रिंग किया, ऐसा रिस्पॉन्स वहां से मिला कि मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ओशो के सन्यासी गुस्से से भरे रहते हैं, चाहे वो कितना डायनेमिक करें या कितना कुंडलनी करें, उनके अंदर गुस्से की कमी नहीं होती। मैं भी उसी टोकरी का टट्टा बट्टा हूं, साफ कर दूं, क्षमा करेंगे कुछ मित्र हमें, लेकिन अस्पष्टवादिता के चलते मैं बदनाम हूं, लेकिन मैं कुछ रोक नहीं सकता। तो वहां गुस्सा आया। फिर 9 बजे रात को रिंग किया तो जो हमारे गार्ड थे उन्होंने अटेंड किया, बोला कि वहां मत कीजिए स्वामी जी, मैं दूसरा नंबर देता हूं गैलेरिया में, वहां नंबर आप डायल कीजिए, काम बन जाएगा। मैंने वहां डायल किया, माँ रागिनी उस समय थी, उन्होंने अटेंड किया, स्वामी जी मैं अभी भेजती हूँ। और कुछ दिन के बाद बुक मुझे आ गई। और फिर मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। अनमने ढंग से मैं वसुधारा में आया, अनमने ढंग से आया। और जब किया तो घटना तो शायद लंबी हो जाएगी। जब बाबा ने कहा कि एक एक पैर को छूना, मैं तो बेहोश था। मैंने दोनों पैरों पर दोनों हाथ रख दिए। बाबा ने बायां पैर ऐसे फेंका कि मां मीरा ने किसी तरह से बचाया, नहीं तो मैं गिर गया रहता। फिर मैंने, अब समझ सकते हैं ओशो के सन्यासियों की क्या दशा होगी। मैं सोचा कि मैं कहां किस पागल के पीछे आ गया, कहां आ गया जंगल में। ये फर्क पैसा दे चुका था, आ चुका था, बेंगलोर से आया था, बेंगलोर से ही आना जाना था। मैं बोला चलो कर लेते हैं। 5वें दिन जब सब कुछ मिला और जब मैंने फीडबैक दिया बाबा को, पहले मैंने बोला था RN सिंह फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स बैंगलोर, अब मैंने बोला स्वामी रामानंद भारती फ्रॉम बेंगलोर। बाबा ने सिर उठाया, कहा कि तुम्हारा सिंह गया कि नहीं गया। तो गुरु कैसे चेक करता है प्यारे मित्रों, इसको अच्छी तरह से समझ लें। गुरु आज पता चलता है कि वो गुरु की पैर था या गुरु का कमल था, वो मेरे सिर पर पड़ा था, जो मेरी जिंदगी को आज बदल दिया, अपसाइड डाउन हो गया। तो ये छोटी सी कहानी है। ओशो धारा में आने के लिए कहानियां तो ऐसे बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया कि एक ईगो होता है, किस तरह से आपने अपना परिचय पहला दिन जब RN सिंह दिया और किस तरह 5वें दिन जो है वो सिंह हट गया। वो सिंह तो एक बाहर के जगत से मिला है कि जिस धर्म में, जिस जात में, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, वही तो सूक्ष्म रूप से अहंकार के रूप में हम पकड़े हुए रहते हैं। हम अपना एसोसिएशन कर लेते हैं, कौन सा पद में है, कौन सा प्रतिष्ठा में है, क्या नौकरी कर रहे हैं, उससे हम आवरण कर लेते हैं और हमारे ऊपर एक मूर्छा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब ये सदगुरु से आए, जुड़े और किस तरह से वो मूर्छा टूटा, उसके बारे में बताए। स्वामी जी, आपने कहा कि अहंकार लोगों में बहुत रहता है, तो कैसे जो लोग साधना भी करते हैं उनको अहंकार नहीं छूट पाता है, तो क्या कुछ आप बताएंगे कि किस तरह से अहंकार से हम मुक्त हो पाए? स्वामी जी, अहंकार मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जैसे एक स्पीकर की तरह से हूं, जो भी हमारे से बोल रहे हैं वो सदगुरु बोल रहे हैं या बड़े बाबा बोल रहे हैं, पहली बात समझ लें। जब मैं बड़े बाबा के पास मिलने के लिए गया तो उस दिन सौभाग्य से हमारे पटना के जो कोऑर्डिनेटर है अंशु जी, वो भी हमारे साथ थे, और एक वरिष्ठ आचार्य हैं जो हमारे पुरी जी, रमेश पुरी जी, हम तीनों बाबा से मिलने गए थे। तो बाबा से मैंने कहा कि बाबा मैं बहुत अहंकारी हूं। बोले वो मैं जानता हूं। मैं बोला उससे निपटारा कैसे होगा? तो बाबा ने बोला कि अंशु जी से पूछ लो, तुम्हारे बगल में बैठे हैं, कैसे आप डिजॉल्व करोगे अपने ईगो को। बातचीत बढ़ती रही, काफी देर तक हम लोग की बात होती रही।
बाबा ने कहा कि अहंकार मिटाने का एक ही उपाय है कि अपने को अपनी संस्था में विलीन कर दो। डिसॉल्व योरसेल्फ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओशो धारा में अपने को मिटा दो, अपने नाम से कुछ मत करो, जो भी करना है ओशो धारा के नाम से करो, तुम्हारा अहंकार अपने आप मिट जाएगा। और फिर आपने देखा होगा, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था चलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि अब तो आचार्य और आचार्य श्री लिखने में भी ऐसे लगता है कि बैक डोर से कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है। फोटो छापने में भी लगता है कि कहीं अब बाबा को आगे करके हम पीछे से तो नहीं देख रहे हैं। यह है अपने को डिसॉल्व कर देना। तो अहंकार को मिटाने का जो बाबा ने मुझे सूत्र दिया, बहुत सारे सूत्र हैं जो किताबों में लिखा है, लेकिन मैं तो एक ही सूत्र जानता हूं कि अपने को मिटाना है तो संस्था के हवाले कर दो। मिटा दे मिटा दे मिटा दे, ओशो मेरी हस्ती मिटा दे। जन्मों जन्मों का प्यासा पथिक हूं, ओशो मेरी हस्ती मिटा दे। बस यही तो बचा है स्वामी जी, देखें क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्य आपने बताया कि गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, अपने ईगो तभी खत्म हो पाता है जब आप समर्पित हो जाते हैं, गुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं, जब अपने जीवन को गुरु के हाथों में सौंप देते हैं और ये समझते हैं जो कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, गुरु हमारे माध्यम से करवा रहा है। वो परमात्मा, जो मैं कर रहा हूँ वो एक रोल निभा रहा हूँ, परमात्मा मेरे द्वारा करवा रहा है। तो वो जो अहंग है, वो जो हमें एक अहंकार आता है, सूक्ष्म रूप से पकड़ता है, वो अहंकार फिर जो है विदा हो जाता है। और बहुत अच्छा चीज है, सच में मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो स्वामी जी ने मुझे कहा कि आचार्य भी मेरे नाम से हटा दीजिए, वो भी अहंकार ही होता है। तो जब हम कई बार नाम से अहंकार में आ जाते हैं, पद से अहंकार में आ जाते हैं, पिता के रूप में अहंकार में आ जाते हैं, बॉस के रूप में अहंकार में आ जाते हैं, तो जब आप उसके भीतर कौन है, जो आपके भीतर से काम कर रहा है, उसको देखते हैं, तो ये सारा चीज आपसे विदा होने लग जाता है। सिर्फ आप अपने आप को एक कर्ता भाव से जोड़ते हैं। और जो लोग ओशो धारा से जुड़े हैं, सच में मैं यहाँ देख रहा हूँ सभी सदगुरु के सिपाही हैं, बहुत सारे मित्र दिन रात एक करके काम कर रहे हैं सदगुरु के संदेश को आगे बढ़ाने में। और वो जब हम सोचते हैं ये हम एक संदेश वाहक हैं, सारा माल सदगुरु का है, तो हमारे पास ईगो फिर नहीं रहता है। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप एक जॉब में थे, एक अधिकारी थे और अच्छी खासी नौकरी में थे और ईगो भी था, उसी से तो ईगो आता है। तो वहां से जब आप अध्यात्म के राह पे आए तो क्या बदलाव हुआ? क्या ओशो धारा में आके पिछले 7-8 वर्षों में आपने क्या चेंज महसूस किया? क्योंकि लोग बहुत बाहर दुखी हैं, बाहर लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तनाव में हैं, तो किस तरह से उनको, कैसे आपके जीवन में बदलाव आया जिससे कि वो रिलेट कर पाए जो उनके भी जीवन में बदलाव आएगा? क्या बदलाव आया? स्वामी जी, यह जो विषय है मुझे कैसे आया, तो मैंने बोला कि मैं जो भी बोलता हूं ओशो ही बोलते हैं। पहले तो आपको जोरबा बनना पड़ेगा। पहले तो आपको, जो हमारे यूथ एम्पावरमेंट का जो स्लोगन है आप जानते हैं, सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ, यह ओशो की ही वाणी है। जोरबा दी बुद्धा, जोरबा को बोलते हैं सक्सेसफुल इन योर वर्ल्डली लाइफ, और ब्लिसफुल का मतलब होता है सक्सेसफुल इन योर इटर्नल लाइफ, जो आपकी आंतरिक दुनिया है उसमें सफल होते हैं। तो मेरा तो संदेश एक ही है कि पहले अपना संसार ठीक कर ले। अब जो नए मित्र हैं जो इस ओशो धारा में या अध्यात्म में एंटर करते हैं, उनके लिए मैं एक ही कहूंगा कि 90% संसार को बनाने में लगाना और 10% अध्यात्म में लगाना। यही मैंने किया, यानी अध्यात्म को जारी रखना, बीच में ब्रेक नहीं करना, मरते जीते उठते बैठते अध्यात्म को जारी रखना, और धीरे धीरे आपका संसार कम होता जाएगा, अध्यात्म बढ़ता जाएगा।
आज मैं जिस सिचुएशन में हूं, आज है 60-40 का हिसाब, यानी 60% अध्यात्म है और 40% संसार है। किसी जमाने में 90% संसार था और 10% अध्यात्म था। यह धीरे धीरे चलेगा और एक दिन तो ऐसा हो जाएगा जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे तो 100% अध्यात्म होगा। उसके मिसाल हमारे बड़े बाबा जी, बहुत सुंदर। 100% अपना घर द्वार दरवाजा सब उन्होंने अपने ओशोधारा को सौंप दिया है और आज उससे आज को किसी को बोलते हैं बुद्धत्व, किसी को बोलते हैं, हम लोगों को पहले जोरवादी बुद्धा। ये संदेश है ओशो का, ये संदेश है हमारे बड़े बाबा का, जो नए फॉर्म में उन्होंने यूथ एम्पावरमेंट टीम के माध्यम से डिजाइन किया है, सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ। तो यह हमारा संदेश होगा कि मित्रों अचानक तो नहीं होगा, धीरे धीरे कम करें। लेकिन होता क्या है कि संसार में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म रहता ही नहीं कहीं। आज मैं रिटायर्ड पर लोगों के साथ में, हमारे मित्र हैं बेंगलोर से, वो जानते हैं जब मैं संदेश उनको देता हूं तो उनको गले नहीं उतरता है। क्यों नहीं गले उतरता है? इसलिए कि पूरी जिंदगी उन्होंने पैसा धन दौलत कमाने में लगा दिया, अध्यात्म को पता ही नहीं चलता कि अध्यात्म नाम का चीज क्या है। तो मैं यही कहूंगा कि अध्यात्म को जिंदा रखना, थोड़ा 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 लगे रहना, अपने आप उम्र के साथ आपका संसार कम हो जाएगा और अध्यात्म बढ़ पैदा हो जाएगा। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने जिया है, जो आज मैं जी रहा हूं, आई एम वन ऑफ द ब्लेसेड वन ऑन दिस अर्थ एज एम टुडे। सिर्फ सेम चीजों को फॉलो किया, नहीं तो आज तो इस दुनिया में कितने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन अध्यात्म कहां हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज द रीजन। तो मैं इतना ही कहूंगा ना नए मित्रों से कि अभी संसार में लग जाएं, भूखे भजन न हो ही गोपाला, पहले रोटी। ओशो से भी नहीं किसी ने पूछा था कि पहले मनी और मेडिटेशन, तो उन्होंने कहा तुम पूछ ही इसलिए रहे हो कि तुम पैसा चाहते हो, तो पहले पैसा कमा लो, अध्यात्म तो बाद में आ जाएगा। तो ये संदेश होगा कि आप पहले संसार को देख लें, संसार नहीं होगा तो अध्यात्म नहीं होगा, हमेशा ख्याल रखें। संसार तो चाहिए, लेकिन हाँ जागरूकता पूर्वक, जिसको बोलते हैं जो भी काम करो होश पूर्वक, होश पैसा कमाओ तो होश पूर्वक, कोई भी काम करो तो अपने आप ये फलेगा, अपने आप हो जाएगा। गुरु आपका हाथ पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। जो लाओत्सो कहते हैं ना, एक कदम यू बिकम ए डिसाइपल, आप डिसाइपल बनो, गुरु आएगा। यू बिकम द डिसाइपल, मास्टर विल कम। आप एक कदम चलो, 100 कदम गुरु आएगा। मित्रों, तो आप ऐसे शुरू करें, धीरे धीरे कम करते जाए संसार को, अपने आप अध्यात्म को बढ़ाते जाए। यह मेरा संदेश होगा। अमृत सर। जी जी जी, बहुत सुंदर आचार्यवर आपने बताया। और हम सभी लोगों ने ये तो सुना ही था कि भूखे पेट न हुई भजन गोपाला। जी हाँ मित्रों, भूखे लोगों से भजन की बात करना, परमात्मा की बात करना उचित नहीं होता है। ये हमारे परम गुरुओं ने कहा। एक जमाना था मित्रों, भगवान बुद्ध के जमाने में, महावीर के जमाने में, कहते परमात्मा को पाना है तो संसार छोड़ो, संसार को त्यागो। लेकिन हमारे यहाँ हमारे सदगुरु कहते संसार को छोड़ो मत, भागो मत, जागो। जागने की बात वो करते हैं, होश पूर्वक काम करने की बात करते हैं, होश पूर्वक जीवन जीने की बात करते हैं। और यही होश तो सिखाया जाता है हम लोगों को, और यही तो है सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ। यानी बाहर के जगत में, संसार में भी आपको जो भी पाने लायक आज के वैज्ञानिक युग में है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा, वो सब आप पाइए, खूब अच्छा जीवन जिए। लेकिन यदि अध्यात्म, जो आचार्यवर अभी कह रहे थे, 10% भी नहीं होगा, यानी भीतर भी आप 10% भी नहीं उतरेंगे, तो बाहर का जो भी चीज है वो दुखी करेगा, दुख तक ले जाएगा। लेकिन 10% भी आप यदि अपने भीतर की यात्रा शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप, क्योंकि भीतर ही आनंद का वो स्रोत है, वो खजाना है, तो आप धीरे धीरे परमात्मा के तरफ भी, अध्यात्म की तरफ भी
कहते हैं ना, हमारे जीवन का एक व्हील होता है, उसमें सब कुछ है, और उस व्हील में, उस पार्ट में यदि एक पार्ट अध्यात्म नहीं जुड़ा है तो आप दुखी ही होंगे, दुख ही पाएंगे। तो दुख से यदि आपको मुक्त होना है तो उसके लिए ही वसुधारा में सारा कार्यक्रम है। पहला ही कार्यक्रम है आनंद प्रज्ञा और ध्यान समाधि, उसमें मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा। आज से भी ऑनलाइन शुरू हुआ है, आप चाहें तो आज शाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज से नहीं कर सकते हैं, फिर 11 तारीख से हो रहा है। और अब तो घर बैठे उपाय हो गया, पहले तो छुट्टी लेके जाना था, अभी सुबह 1-1.25 घंटा, शाम 1-1.25 घंटा आप वो 10% जो है अध्यात्म की तरफ अपना मुंह मोड़ सकते हैं, अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को इस मंच के माध्यम से निमंत्रण देना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर भी प्यास है अपने आप को जानने की, परमात्मा को जानने की, तो आप भी यहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। यदि 9 दिन का समय नहीं है तो आलोक जी शुरू में बता रहे थे, एक दिन के लिए आ जाइए, एक दिन से शुरू करिए, एक दिन पहले स्वाद चखिए। आचार्य वर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एयरफोर्स में रहे हैं, बुद्धि के तल पे काम करने वाले इंसान रहे हैं, तो ये मुझे बताइए, आज का जो मॉडर्न साइंस है और मेडिटेशन की बात हम लोग अध्यात्म में करते हैं, तो दोनों में क्या तालमेल है? धन्यवाद। ये मेरा अपना विषय है, ये मेरा अपना विषय है। इस पे तो मैं रेगुलर जहां भी रहता हूं बातचीत करते रहता हूं। मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा सभी नए पुराने मित्रों से कि ध्यान को, जैसा कि हमारे झा सर ने कहा कि ध्यान को कैसे हम रिलेट करेंगे साइंस से। मैं तो एक लाइन में कहूं कि आज अध्यात्म उस ऊंचाई पर नहीं होता यदि विज्ञान इतनी ऊंचाई पर नहीं होता। विज्ञान ने इतनी मदद किया है, इतनी मदद किया है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो अध्यात्म से ज्यादा विज्ञान का अहोभाग मानूंगा। यदि विज्ञान ने आज इतनी प्रगति नहीं की होती तो आज अध्यात्म इस ऊंचाई पर नहीं होता। खास करके हमारे ओशो का अध्यात्म इस ऊंचाई पर नहीं होगा जिसकी ओशो ने परिकल्पना किया। जैसे ध्यान के बारे में जनरल जो परिभाषा दी जाती है, हम सब लोग जानते हैं कि नो माइंड स्टेट ध्यान है, निर्विचार अवस्था ध्यान है, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड इज मेडिटेशन। 100% यह बात सही है, लेकिन हाउ टू रीच एट दैट स्टेज, मैं उसकी बात यदि आप परमिट करें तो 5-7 मिनट में 10 मिनट बात करूं। जहाँ सर जी 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 करें। तो विज्ञान की नजरों में ध्यान, तो जो पूरा यह जो बातें हैं नो माइंड स्टेट या निर्विचार अवस्था, यह चोटी की बातें हैं मित्रों। वहां जब पहुंच जाते हैं तो ये सबको पता है कि वह निर्विचार अवस्था हो जाती है कोई, लेकिन हम वहां पहुंचे कैसे, उसके संदर्भ में मैं थोड़ी बात आपसे करना चाहूंगा। विज्ञान के नजरों में आज से 100 साल पहले हम यही मानते थे कि यह जो धरती है इस पर सब कुछ मैटर है, ठोस है, लेकिन आज विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है कि इस धरती पर ठोस नाम की कोई भी चीज नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है मित्रों, हम भी बने हैं इन्हीं तत्वों से। अब यह जो एनर्जी है हमारे शरीर में कहां से आता है? यह जो एनर्जी है हमारे शरीर में, जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो 5 पंच महाभूत जिसको ऋषि हमारे कहते थे, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश, अग्नि, इन तत्वों से हम लोग बने हैं मित्रों। उसमें से एक तत्व को निकाल दे जिसको आप आकाश तत्व कहते हैं, ईथर एलिमेंट्स कहते हैं, जो पानी है, मिट्टी है, हवा है, अग्नि है, हम भोजन के रूप में इसको लेते हैं। और ये भोजन आपके इंजेशन, डाइजेशन
और ऑब्जर्प्शंस के माध्यम से आपके ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं। जरा सोचें, आप एक रोटी खाते हैं और वह रोटी जिंदा हो जाता है, आप बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, घूमने लगते हैं, वही सूखी रोटी है। आज तक विज्ञान के पास ऐसी कोई टेक्निक अभी तक इजाद नहीं कर पाया कि एक रोटी को ब्लड बना दे। यह है परमात्मा का चमत्कार। जिनको परमात्मा पर भरोसा नहीं है, मेरे जैसे लोग जो हैं, जो साइंटिस्ट माइंड के हैं, मुझे भी भरोसा नहीं था बाबा के साथ आने के पहले। लगता था कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा और हो जाएगा। नहीं नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म सिर्फ करो, अंत में तो तुम्हें समर्पण करना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं जबलपुर की घटना बता रहा था जब मैं, तो आपको बताया कि जो मुझे अनुभव हुआ 5 बजे, कोई काश मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे तो मैं भेड़ा घाट नाचते हुए चला जाता। उस दिन पता चला कि मैंने कितना मेहनत किया था, मुझे कितना मिला। 1% भी नहीं किया था जितना मिला। जब मिलता है तब पता चलता है कि वो कितना देता है। उसके पहले तो हम सबको लगता है कि मैं बहुत महारथी हूं, मैं बहुत कर्मठ हूं, मैं बहुत करता हूं, लेकिन मिले तब पता चलता है। यह है परमात्मा की परिभाषा। अब ये जो एनर्जी है मित्रों, कहाँ है? आपके ब्लड सेल्स में है। जब हम किसी से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी एनर्जी 3rd आई पे है, कोई कहता है कुंडलनी पे है, कोई कहता है हार्ट चक्र पर है। नहीं मित्रों, ईच एंड एवरी सेल्स इज कैरिंग एनर्जी। ओशो को याद रखें, ओशो कहते हैं मानो नहीं जानो। अभी हमारे जहां सर कह रहे थे मानो नहीं जानो, डोंट बिलीव एट ऑल, थिंक इट, एनालाइज इट एंड अप्लाई इट। परमात्मा ने इतना सुंदर ब्रेन दिया है, हमें उसको यूज करना है मित्रों। थोड़ा सोचना है, विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। तो ये हमारा शरीर जो एनर्जी है आपके ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है, पहले समझ लें। हाँ, एनर्जी का दूसरा नियम है कि वेयर एवर योर अटेंशन विल गो, एनर्जी विल एक्टिवेट। चूंकि ओशो कहते हैं कि पूरी दुनिया, होल ह्यूमैनिटी आज सेक्स सेंटर पर है। सेक्स सेंटर उन्होंने क्यों यूज किया सब? जरा सोचें। जो हमारा मणिपुर चक्र है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, उसके बीच में आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको हम सेक्स सेंटर कहते हैं। हमारे बड़े बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन और वचन, मन और कर्म को छोड़ देना, वाणी को पकड़ लेना, दोनों छोर पकड़ में आ जाएंगे। ओशो ने वही काम किया, स्वाधिष्ठान चक्र को पकड़ लिया। क्योंकि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी, आप कहें तो बुरा नहीं है, 95% जो ह्यूमैनिटी है आज इन 3 चक्रों पर घूमती है। 3 चक्रों का मतलब होता है धन, दौलत, पैसा, कौड़ी, मान, मर्यादा। ये जिनकी भी चेतना इन 3 चक्रों पर घूमती है, घूम फिर करके आ जाती है, वो समझ लें कि उनके यही 3 चक्र एक्टिव हैं। यदि आपके ध्यान, ओशो कहते हैं कि यदि आपकी चेतना ऊपर के चक्रों पर जाती है, जहां आपकी चेतना चक्कर लगाती है, समझ लीजिए कि वहीं आपका केंद्र एक्टिव है। तो आप अब चेक कर सकते हैं कि आपकी चेतना बार बार क्या परमात्मा पर आ जाती है, क्या ध्यान पर आ जाता है, क्या सुमिरन पर आ जाता है, क्या समाधि पर आ जाता है। और जैसे मौका मिलता है पैसा पर चला जाता है, घर पर चला जाता है, कार पर चला जाता है। यू कैन चेक इट। तो यह जो हमारी एनर्जी है हमारे सभी चक्रों पर है, लेकिन चूंकि हमारा अटेंशन इन तीनों चक्रों पर ही रहता है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन बीइंग का, इसलिए ओशो ने कहा कि ये सारे लोग चेक सेंटर पर रहते हैं। लोग समझ नहीं पाए। नहीं, अब यदि आप चाहें तो उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलें और आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में एक मैं उदाहरण ले लेता हूं, एक चीज और इस संदर्भ में बात कर लेता हूं, चेतना से, क्योंकि जो विषय है हमारा विज्ञान से संबंधित है, साइंस से संबंधित है। तो आपकी जो चेतना है, चेतना को पहले समझ लें। चेतना को तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि चेतना नाम की चीज होती क्या है। चेतना कोई वस्तु नहीं, चेतना का मतलब होता है, बड़े बाबा हमारे कहते हैं, कैपेसिटी टू नो
नोइंग कैपेसिटी का मतलब होता है चेतना, नोइंग कैपेसिटी का मतलब होता है समझ, कि आपकी समझ कितनी है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो चेतना का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ। जैसे पत्थर के अंदर भी चेतना है लेकिन नगण्य है, पेड़ पौधों के अंदर चेतना है थोड़ा ज्यादा है, जानवरों के अंदर है थोड़ा और ज्यादा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर चेतना सबसे ज्यादा है। लेकिन हर इंसान के लिए एक सी चेतना नहीं है, अलग अलग चेतना का लेवल है। उस चेतना को हाउ टू डेवलप योर कॉन्शियसनेस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का और कोई मतलब नहीं है। वही हम लोगों के अंदर अलग अलग लेवल की चेतना होती है। बुद्ध पुरुषों के पास 100% चेतना जागृत होती है। यह है। अब देखें जनरल जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जो चेतना का लेवल है वो हम लोग रहते हैं हार्ट चक्रा के ऊपर, जिसको आप वैज्ञानिक आजकल सब कॉन्शियस कहते हैं, ओशो उसको सिर्फ कॉन्शियस कहते हैं, चेतना कहते हैं। उस हार्ट चक्रा के नीचे मित्रों 3 लेवल है। जिस तरह से आपके चक्र 3 है, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, उसी तरह से जो चेतना हार्ट चक्रा पर होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जो उसके नीचे मणिपुर पर चेतना रहती है उसको बोलते हैं कलेक्ट, उसको बोलते हैं अवचेतन, अनकॉन्शियस। और जो उसके नीचे चेतना होती है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं उसको बोलते हैं सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और जो उसके जो नीचे चेतना होती है उसके कहते हैं ब्रह्म अवचेतन, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। प्यारे मित्रों, ठीक इसी तरह से हार्ट चक्र के ऊपर जो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र है, वहां जो चेतना होती है उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस। उसके ऊपर जो थर्ड आई पर होती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस। और जो सहस्त्रार पर होती है, क्राउन चक्र पर होती है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियस। हमारे सारे पुराने मित्रों को पता है कि जब हम कॉस्मिक कॉन्शियस में पहुंचते हैं तो क्या होता है, सारी लाइटें, सारी ध्वनियां, सारे कलर, सारे रंग वहां विद्यमान हैं। वही है कॉस्मिक कॉन्शियस, ब्रह्म चेतन। ठीक उल्टे इसके नीचे मित्रों जो उसका अपोजिट है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस। कॉस्मिक अनकॉन्शियस, कॉस्मिक जो अनकॉन्शियस है वहां महा अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। आज वैज्ञानिक युग में अब प्रूफ हो चुका है कि गैलेक्सी ब्लैक होल निकल जाता है और फिर उस ब्लैक होल से फिर कोई गैलेक्सी पैदा हो जाती है। मित्रों, यही है हमारे ऋषियों ने कहा था कि यहां कुछ भी अलग थलग नहीं है। ओशो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस, पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। आपको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना होगा। प्यारे मित्रों, ओशो तो ये कहते हैं कि यात्रा नीचे की तरफ शुरू करो। ऊपर का यदि आपने यात्रा शुरू किया तो हाइपोथेसिस हो जाएगा, फिलॉसफी हो जाएगा। टाइम बहुत हो जाएगा, टाइम का भी मुझे ख्याल है। तो ओशो कहते हैं कि जड़ में पानी डालो, जड़ में खाद डालो, फूल तो आएंगे, और नहीं तो समाधि और ध्यान करते रहो और अपने यम नियम का ख्याल मत करो। पतंजलि आइंस्टीन माने जाते हैं। पतंजलि ने पहले पावदान पर रखा यम नियम। वो यम नियम क्या है? यम का मतलब होता है सोशल रिलेशन। वेरी शॉर्ट एक लाइन में मैं बताऊं, ह्यूमन रिलेशंस। यम और नियम यानी शारीरिक विज्ञान। मैं तो एक लाइन में कहता हूं, मन का विज्ञान है यम और शरीर का विज्ञान है नियम। और शरीर और मन को जब तक ठीक नहीं करेंगे, चेतना में प्रवेश तो होगा, फूल बड़े नहीं आएंगे। समाधि से यू विल बी पुल्ड बैक जब तक आप यम पर काम नहीं करेंगे। और इस यम और नियम को पूरा करने के लिए हमारे सदगुरु ने 26 प्रज्ञा प्रोग्राम बनाए हैं मित्रों। 26 प्रज्ञा प्रोग्राम ये डिजाइन फॉर बुद्धा। बुद्धा यानी यम और नियम को ठीक करने के लिए अधिकतर मित्र समाधि 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 करते रहते हैं और प्रज्ञा कहते हैं चलो कर लेंगे
कर लेंगे, नहीं। पहले संसार, पहले जोरबा, फिर बुद्धा, पहले जड़, फिर फल और फ्रूट्स। तो इस आधार पर यदि थोड़ी हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमें ध्यान और समाधि में बहुत जल्दी गति आ जाएगी मित्रों। तो यह जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अब ये हमारी जो ऊर्जा है हमारे सेल्स के अंदर है। चलिए समय का ख्याल रखते हुए 5 मिनट बचा है हमारे पास, मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं डिफेंस से हूं तो एक एक मिनट हमारे लिए बहुमूल्य है। आज तक जो भी मैंने पाया है, समय की इज्जत किया है। समय हमारे लिए भगवान है। तो समय का कद्र करते हुए जो आपकी एनर्जी है, जो मैं अभी कह रहा था कि वो कहाँ है, आपके सेल्स के अंदर है, ब्लड सेल्स के अंदर है। एक उदाहरण जो हमारे पुराने मित्र हैं सब जानते हैं, एक हम उदाहरण ले लेते हैं तो उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। एक कुंडलनी ध्यान का हम उदाहरण ले लेते हैं। प्यारे मित्रों, कुंडलनी ध्यान में हम क्या करते हैं, हम सेक करते हैं पूरे शरीर को, ईच एंड एवरी लिम्ब शुड सेक। जब सेक करते हैं तो आपके सेल्स सभी सेक होते हैं। सेक होने से उसके अंदर जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, कैथारसिस है, चिखना है, चिल्लाना है, रोना है, हंसना है, गाना है, पैर पीटना, हाथ पीटना, बहुत सारे तरीके हैं हाउ टू एक्टिवेट योर एनर्जी। अब प्यारे मित्रों, जब तक आपकी एनर्जी नहीं जगेगी तब तक ध्यान और समाधि में प्रवेश तो होगा, लेकिन गहराई में आप नहीं जा पाएंगे। जो मित्र सबका अनुभव है कि जो हमारे ओशो धारा में जो ध्यान प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, आधे घंटे तक हम व्यायाम और प्राणायाम करते हैं, व्यायाम और प्राणायाम करते हैं। जो मित्र नहीं कर पाते हैं आधे घंटे का, उनको आगे की गति बहुत गहराई नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनर्जी को सेक करके या नाच के, गा के, कैथारसिस से, जितनी विधियां हमारे, चाहे वो संजीवनी हो, चाहे हमारे सुप्रभात हो, डायनेमिक हो, कुंडलनी हो, कोई भी हो, सबको हम प्राणायाम से और एक्सरसाइज व्यायाम से जगाते हैं मित्रों। जब वो एनर्जी जग जाती है कुंडलनी ध्यान में, तो दूसरे चरण में हम मस्त होकर के डांस करते हैं। डांस करते हैं तो जानते हैं कि वो एनर्जी हल्की हो जाती है। और जब खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो आपकी एनर्जी हल्की हो जाती है। और जब सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं, तो आपकी एनर्जी भारी भरकम हो जाती है। और जब एनर्जी हल्की होगी तभी वो ऊपर के चक्रों पर गति करेगी, क्योंकि चेतना आपका, ख्याल रखिएगा, हार्ट चक्र पर है, ऊपर के चक्रों पर जाएगी। यदि वो गंभीर हो गई है तो वो भारी हो गई है तो नीचे जाएगी। इसलिए हम मस्त होकर के डांस करते हैं, एकदम हल्के फुल्के हो जाते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं। वो सारी एनर्जी आपके चक्रों पर आ जाती है। चक्र कहना ठीक नहीं है, आपके जो सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के माध्यम से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर जुड़े हुए हैं। जितनी सिस्टम है, नर्व्स है, सेल्स है, पीनियल ग्लैंड पर जुड़े हुए हैं। इधर पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, गोनाड ग्लैंड्स, सारे सेल्स नर्व्स के माध्यम से आपके चक्रों पर जुड़े हुए हैं मित्रों। तो सारी जो एनर्जी है अपने आप तीसरे चरण में, यानी जब बैठते हैं तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर आ जाते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आप जानते हैं, ये हमारे फिजिकल बॉडी में है, जबकि चक्राज हमारे इथरिक बॉडी में है, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है। हमारे ऋषियों ने जो खोजा था शरीर के बारे में, हमारे शरीर के अंदर मित्रों, जिस शरीर में रहते हैं हम उसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। ओशो कहते हैं कि इसके अंदर 7 और शरीर हैं, 7 टाइप्स ऑफ बॉडी। पहला फिजिकल, इथरिक, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक एंड बॉडीलेस बॉडी। 7 टाइप्स ऑफ बॉडी वी आर कैरिंग। बट हम क्या करते हैं कि फिजिकल बॉडी को जानते हैं। जो इथरिक बॉडी है प्यारे मित्रों, उसके अंदर चक्राज हैं, और ये जो चक्र हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि कहीं कोई चक्र नहीं मिला फिजिकल बॉडी में, मिलेगा भी नहीं, ये हमारे इथरिक बॉडी में है। तो जब हम क्या करते हैं, जब बैठ जाते हैं तो आपकी सारी एनर्जी पहले में जगाते हैं, दूसरे में हम हल्का करते हैं, तीसरे में डायरेक्ट करते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ से,
जब हम लेट जाते हैं मित्रों, तो आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ सारे चक्रों से समेटती हुई जब वह क्रौन चक्रा पर जाती है, सहस्त्रार पर जाती है, और वहां जब चोट करती है, हिट करती है, तो वहां पर एक हार्मोन्स है, आप सब जानते हैं, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। जब वो रिलीज होता है, संकेत होता है, तब वहां से आप उसको, अब कहें समाधि, कहें ध्यान, कहें परमात्मा, जो भी नाम देना चाहें दे लें। ओशो इसको कहते हैं हाउ टू चैनलाइज योर बायोकेमिकल एनर्जी, लाइफ फोर्स फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा इज मेडिटेशन। प्यारे मित्रों, जब वहां पहुंचते हैं तो वहां से जब स्राव होता है मेलाटोनिन का, जिसको पतंजलि सुषुप्ति कहते हैं, समाधि कहते हैं, उसकी जो लोग वहां पहुंचते हैं उन्होंने यह घोषणा की थी, नो माइंड स्टेट इज मेडिटेशन, निर्विचार अवस्था ध्यान है। ये वहां की घोषणा है। तो प्यारे मित्रों, हम तो सिर्फ रास्ते की बात करते हैं, चोटी तो अपने आप आती, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करें, फल तो देना ही पड़ेगा परमात्मा को। बल्कि ओशो तो यहां तक कहते हैं कि 100 डिग्री पर पानी पहुंचता है तो भाप बनता है। यदि भाप नहीं बन रहा है, समाधि में गहराई नहीं मिल रही है, ध्यान में गहराई नहीं मिल रही है, तो समझ लेना कि चूल्हे में थोड़ी और लकड़ी लगाने की जरूरत। यानी तुम्हारी तरफ से कमी है, परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है मित्रों। यह हमारे बड़े बाबा इसी को अपनी टेक्नोलॉजी में कहते हैं, अंडर द सर्कमस्टांसेस डू योर लेवल बेस्ट एंड वेट फॉर द टाइम। वही शब्दावली है मित्रों, शब्दों में कोई अंतर नहीं पड़ा है। परमात्मा मंगलमय है, अपने स्वधर्म का पालन करो। ओशो धारा का यह स्लोगन याद रखें, परमात्मा मंगलमय है, अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे मित्रों, तब तक ध्यान में हमें गति नहीं हो। हमें क्षमा करेंगे, थोड़े कड़वे हैं ये शब्द, क्योंकि जो भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें करने की क्या जरूरत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं मित्रों, अब इस वैज्ञानिक युग में नहीं बात चलेगी। इसीलिए ओशो ने ध्यान 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 40 साल तक चिल्लाते रहे, और समाधि की बहुत कम चर्चा किया उन्होंने। इसलिए किया कि ध्यान के लिए हम तैयार ही नहीं थे। ध्यान ही हम कर सकते हैं, समाधि आपके बस की बात नहीं है। वो तो गुरु प्रसाद है, वो तो गुरु कृपा है, वो तो परमात्मा का प्रसाद है। तो हमें ध्यान करना होगा। झा सर, टाइम इज अप। जैसा आप इजाजत देंगे, मुझे लगता है कि इसको जी कुछ कह रहे थे आचार्य, क्योंकि टाइम अलाउ करेंगे तो और करेंगे, अदरवाइज क्लोज कर देंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमको तो आप कहेंगे तो आधे घंटे में बोल दूंगा और 2 मिनट में भी बोल दूंगा। ठीक है, चलिए 2 मिनट में और बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक बातें हमने किया था अभी, उस बेसिक से थोड़ा और बेसिक आ जाते हैं। हाँ, एक मिनट मुझे आचार्य दीजिएगा। हाँ प्लीज। बहुत सुंदर आचार्य, क्षमा करें। पूरा ऊर्जा का विज्ञान नहीं क्षमा की कोई बात नहीं, ऊर्जा का पूरा विज्ञान बताया, और इन्होंने किस तरह से मॉडर्न साइंस के साथ मेडिटेशन को जोड़ करके बताया, जो आज सब लोग जान चुके हैं, जो सब कुछ जो है एनर्जी है, और एनर्जी का जो है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जब होता है, जब ऊपर के चक्रों पे फ्लो करता है, तभी आप ध्यान की अवस्था में या समाधि की अवस्था में आ पाते हैं। इन्होंने कहा कि ध्यान तो प्रयास है, समाधि प्रसाद है। और मैं आप सभी लोग जो नए मित्र सुन रहे हैं, जो प्यासे हैं, जो इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। ओशो को पढ़ के हम बहुत ज्ञानी तो हो जाते हैं, अनुभव में जब तक बात नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए अभी YA यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम ओशो धारा शुरू कर रहा है, जिसके बारे में आलोक जी सत्र की शुरुआत में बता रहे थे। 1 दिन का समय आप निकालिए, सुबह से शाम तक ऑनलाइन हो रहा है, 16 तारीख से शुरू है, उसमें आइए, या 9 दिन के लिए समय निकालिए। ध्यान शिविर में जब आप ज्वाइन करेंगे तो हम पूरा ध्यान का विज्ञान और
दुख मुक्ति से आनंद तक कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। जी आचार्यवर क्या कहना चाह रहे थे, अब जरा आप बताएं। चलिए, कितना पहले टाइम परमिट करें, आप कितना टाइम स्पेयर करेंगे? 5 मिनट दे सकते हैं? और जी 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 जरूर। चलिए, शुक्रिया। अच्छा, चलिए हम थोड़ा और नीचे आते हैं। हमने थोड़ी ऊंची बातें कर ली है, ऊपर हम चले गए हैं, हम नीचे आते हैं। हमारा जो शरीर है वो भोजन से बना है, और बड़े बाबा कहते हैं कि जैसा लोगो अन्न वैसा बनेगा मन, सॉरी, जैसा लोगे अन्न वैसा बनेगा तन, और जैसा होगा तन वैसा बनेगा मन। यह तो सार तत्व में बड़े बाबा ने कह दिया। चलिए मैं इसको थोड़ी 2-3 मिनट में विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करता हूं। प्यारे मित्रों, हमारे ऋषियों ने 3 तरह के गुण की कल्पना किया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो सतोगुण है, यदि सतोगुण कब पैदा होगा? जब आप सात्विक भोजन लेंगे तो सतोगुण पैदा होगा। जब आप राजसी भोजन लेंगे तो रजोगुण पैदा होगा, और जब तामसिक भोजन लेंगे तो तमोगुण पैदा होगा। इसको गांठ बांध करके नोट कर ले मित्रों। अब यह जो सतोगुणी भोजन क्या है? सतोगुणी भोजन को ही आजकल अल्कलाइन फूड कहते हैं। टर्मिनोलॉजी है अल्कलाइन फूड, यानी और थोड़ा हम नीचे आते हैं तो अल्कलाइन फूड को हम कहते हैं रॉ फूड, कच्चा भोजन। यह जो कच्चा भोजन है, जो रॉ मटेरियल्स हैं आपके, जब इसको लेते हैं तो इसी से आपके सत्वगुण, सात्विक गुणों का विकास होता है। ये जो सात्विक भोजन है वो क्या है? वो है आपके नट सेल्स में, थोड़ा याद रख लें, बाद में बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये जो 5 तत्व हैं, ये यदि आप भोजन लेते हैं तो आपके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं पॉजिटिव प्राणिक फूड। पॉजिटिव प्राणिक फूड यही है आपके सात्विक भोजन। ये कच्चा भोजन मित्रों, नट, सीड्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये जब आप खाते हैं तो आपकी चेतना जो आपके हार्ट चक्र के ऊपर है, वहां से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करती है और आपको ध्यान में मदद करती है। लेकिन यदि आपने राजसी भोजन लिया, राजसी भोजन से राजसी गुणों का विकास होगा। राजसी भोजन को ही आजकल हम बोलते हैं एसिडिक फूड। एसिडिक फूड, वह एसिडिक फूड क्या है प्यारे मित्रों? जो भी चीज आग पर चढ़ जाती है वो एसिड बन जाता है। 90% उसके मिनरल्स, विटामिन जल जाते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं, और उस कार्बोहाइड्रेट से 10% विटामिन और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पूरे शरीर की 90% एनर्जी आपके पेट में दौड़ती है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यही आप सबका अनुभव है कि खाने के बाद नींद आता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क हल्का हो जाता है। सारी एनर्जी आपके पेट में पहुंचाने के लिए कितना फायदा होगा? ओनली 10% जो बचा है विटामिन और मिनरल्स आपके भोजन में मित्रों, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड। नेगेटिव प्राणिक फूड यानी एक शब्द में कहें तो पका हुआ भोजन यदि आप लेते रहेंगे, जैसे जो मूल चीजें हैं जिससे आपकी एनर्जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गति करती है, वो है ओनियन, नंबर 1 ओनियन, गार्लिक, एसाफिटिडा, हींग, टी एंड कॉफी। यदि ये भोजन आप लेते रहेंगे तो आपकी चेतना नीचे के चक्रों पर जाने से कोई नहीं रोक सकती। वो जो कहते हैं कि किसी को कुछ करना है तो नीचे को रोक दो और ऊपर को बढ़ाओ, यानी आपको एसिडिक फूड की मात्रा आपको कम करनी होगी और अल्कलाइन फूड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए 7.35 7.45 के बीच में रखने के लिए 80% अल्कलाइन फूड चाहिए और 20% एसिडिक फूड चाहिए। एवरीबॉडी नोज, अपने बारे में जज कर सकते हैं
कि आप कौन सा भोजन ले रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो पहले भोजन को मित्रों बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम लोग भोजन हैं, भोजन से शरीर बना है, भोजन से मन बना है, और मन और शरीर अलग नहीं है। मन और शरीर अलग नहीं है, मन ही चेतना है, चेतना ही मन है। करप्टेड चेतना इज माइंड, अनकरप्टेड माइंड इज चेतना। करप्टेड, जब वो धूल दूषित हो गई है, उस पर मैल बैठ गया है, विचारों का, भावों का बढ़ गया है, तो वही चेतना मन बन गया है। और उसको जब वो ये भाव विचार ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो वो प्योर चेतना बन जाती है मित्रों। इसी तरह से शरीर से मन बना है, मन से चेतना बनी है, और चेतना जब प्योर हो जाती है तब हमारा छलांग बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारा क्वांटम लिप बहुत आसानी से समाधि में लग जाता है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों टाइम देने के लिए, और विशेष करके झा सर को। आज हम लोगों ने प्लान किया था एक छोटा सा मेडिटेशन करने के लिए, उसको बंद रोक देते हैं स्वामी जी, बाद में करते रहेंगे। जी स्वामी जी, बहुत सुंदर आपने समझाया। ये समझाना जरूरी था, किस तरह से हम क्वांटम ले सकते हैं, अपनी ध्यान में लंबा छलांग लगा सकते हैं, उसका असर हम सा भोज्य पदार्थ लेते हैं, क्या भोजन में करते। इतने लोग आज बीमार हो रहे हैं, हमारे देश में हर तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से परेशान है, उसका आहार का बहुत असर है। तो इन्होंने किस तरह से बताया, जो किस तरह से आप राजसिक भोजन लें और किस तरह से अपने अल्कलाइन को मेंटेन करें, कितना कच्चा फल, कितना कच्ची सब्जी, सलाद का मात्रा जितना बढ़ाएंगे, पानी अच्छा करेंगे, उतना आपका शरीर ये होस्ट के चुनाव माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरा नेट बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो बहुत सुंदरतम तरीके से आचार्य ने बताया कि किस तरह से हम अपने शरीर को शुद्ध करें, जिससे कि हम अपने मन को शुद्ध कर सकेंगे। और बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि करप्टेड जो है चेतना जो है वो हमारा मन है, वही जब प्यूरिफाइड हो जाता है तो वो शाश्वत है, वो चैतन्य है। तो मैं आप सभी को निमंत्रण देना चाहूंगा, आचार्यवर श्री स्वामी रामानंद जी जो है हर रोज प्रतिदिन ध्यान करवाते हैं। आप सच में गए, हमारे पास भी एक चैलेंज है समय का, नहीं तो मेरा खुद आज का सत्र मन कर रहा है कि और 2-4 घंटा चलते रहे। मैं जरूर और फिर दोबारा इनको आमंत्रित करूंगा, और मैं आप सब लोगों को कहूंगा हर दिन सुबह में आचार्य श्री रामानंद जी ध्यान करवा रहे हैं, इनसे जुड़िए और आप इनसे ध्यान जरूर सीखिए। अभी भी हम लोगों का प्लानिंग था, लेकिन अभी थोड़ा समय का कमी रह गया। ये सत्र इतना बढ़िया रहा कि मैं इनको रोक नहीं पाया, ना ये रुक पाए। तो आज बहुत कुछ आपने जाना कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, उसको ऊपर के तलों पे लेके आएं, और किस तरह से हमने अपने जीवन में आनंदित जीवन को पाना है। यदि आप दोस्तों दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो आपको मैं फिर से आज आमंत्रण देना चाहूंगा। 16 तारीख से हमारा वाई का 1 डे प्रोग्राम भी हो रहा है, तो एक दिन पूरा दिन निकालिए, किसी भी ध्यान समाधि में 9 दिन के लिए आइए। हर महीने में हो रहा है। ओशोधारा www.osodhara.org.in पे जाएंगे, ऑनलाइन कैलेंडर है, या जो मित्र आपको इनवाइट किए हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, या सुबह में 2 घंटा का समय निकालिए, ध्यान से जुड़िए। तो मैं आज का सत्र को यही विराम देना चाहूंगा। सर 1 मिनट चाहिए मेरा, और 2 मिनट आपका चाहिए। जी स्वामी जी, आपके ही शब्दों से विराम होगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी मित्रों को, मैं देख रहा हूँ विनय जी आज पहली बार विक्रमगंज से वो भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विनय बाबू आपका। और बहुत सारे मित्र मुझे दिख रहे हैं, सभी मित्रों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके दिया। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा आचार्य वर स्वामी रामानंद जी को। जी आचार्य वर, अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी मार्केटिंग कर लूं अपना। जी, ओशो कहते हैं कि विच कीप यू बिजी दैट इज बिजनेस।
चाहे वो मेडिटेशन हो या विच कीप यू बिजी, दैट इज बिजनेस। तो आजकल हम बहुत बड़े बिजनेस में हैं। मैं बंजारन राम की, तो मैं बंजारन बन चुका हूँ। ओशोधारा माधोपुर में आकर के नदी और पहाड़ों के बीच में रहता हूँ। तो यहाँ से हम डेली 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मेडिटेशन प्रोग्राम कराते हैं। 10 मिनट ऐसे ही मैं उल्टे पलटे बोलते रहता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। एक बात ख्याल रखेंगे कि जो भी मैं बोलता हूँ दैट इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस, हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता। मुझे ये करके मिला है इसलिए मैंने बातें किया है, आप करेंगे आपको भी मिलेगा मित्रों। तो 7 से 8:30 डेली हमारा प्रोग्राम चलता है, विदाउट ए सिंगल डे ब्रेक। यू विल नॉट बिलीव, 15 मई को शुरू किया था, कल 80 दिन हो चुके हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताऊं कि ये मैंने 9 दिन का ब्रेक दिया है। किस लिए दिया है? इसलिए ब्रेक दिया है कि काया कल्पम प्रोग्राम हमारा शुरू है, जो मैं अभी लास्ट में कह रहा था मित्रों। जैसा कि अभी आलोक जी बोल रहे थे, यदि भोजन के बारे में, अपने शरीर के बारे में यदि जानकारी लेना है तो अभी बता दूं क्या स्वामी जी परमिट करेंगे? शाम तक काया कल्पम में आप ज्वाइन करके और इन सारी चीजों की खूब विशद जानकारी, अब फिर तो मजा आ जाएगा मित्रों। जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा तब तक ये मन की बातें करना व्यर्थ है। बल्कि ओशो कहते हैं कि जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं तब मन की जरूरत होती है, और जब मन की आवश्यकता पूरी होती है तब पूजा प्रार्थना ध्यान होता है मित्रों। तो शरीर पर बहुत सुंदर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आज सुबह से मैं भी उस प्रोग्राम में हूँ, मैं भी कर रहा हूँ 9 दिन। इसलिए अपने प्रोग्राम को आप सब मित्रों से निवेदन है कि जो लोग भी चाहें, परमिशन है क्या जहाँ सर ज्वाइन कर सकते हैं शाम तक? जी जी सर, परमिशन नहीं है, आपके हाथ में गाड़ी का तो स्टीयरिंग चलिए है, जो मित्र ज्वाइन करने, मजा आ जाएगा। आप सब लोगों बहुत अधिकतर मित्रों से अनुरोध करूंगा, अंत में मेरा जो शब्द होता है निवेदन और आग्रह। मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। निवेदन का मतलब होता है कि यदि मैंने कहा आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन नहीं आएंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। दैट इज मीनिंग ऑफ निवेदन। मैंने निवेदन किया है, हमने आग्रह नहीं किया। मेरी बातों को यू टेक इन अदर वे, दूसरे रूप में न लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और झा जी, जितना भी धन्यवाद दूं आपको बहुत कम है। मैं अपने पहले धन्यवाद दे देता हूं, उसके बाद आप सबको धन्यवाद दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हमारे जैसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर ला करके मौका दिया है आप सब लोगों से बात करने के लिए। और विशेषकर झा जी को जितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि आज 2 महीने से कंटिन्यूअस ये लगे हुए हैं इसको बताने के लिए, सिर्फ सेवा। चलिए झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ झा सर प्लीज। धन्यवाद मित्रों, प्यारे मित्रों। ये प्रोग्राम YouTube पे भी है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, अपने चाहने वालों को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करिएगा प्रोग्राम कैसा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और आषाढ़ी के साथ। थैंक यू।